हम लोगों ने अब तक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब तक कौन कौन से अभिक्रिया पढ़ चुके हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया पढ़ा जा चुका है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कल के डेट में पढ़ चुके हैं। अब गठन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब बची कौन सी? दहन अभिक्रिया। और यह समझ लो, अब तक हम लोगों ने जो 10 पेपर हल किया हुआ है, उस 10 पेपर में से यह कंफर्म पता चला होगा कि हर एक सेट में कोई ना कोई 2 अभिक्रिया आई है तय। वियोजन के साथ दहन, अब गठन के साथ दहन, संयोजन के साथ, विस्थापन के साथ, प्रतिस्थापन, ये सभी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। हर एक सेट में पूछा गया 2 रिएक्शन है, 2 नंबर 4 नंबर का। तो समझिए जो 10 हेडिंग हमने लिखवाया है, इन 10 में से 4 नंबर कहीं बहक के नहीं गया है, आना तय है, ठीक है ना। अगर हम बात कर ले दहन अभिक्रिया, कंबस्चन, तो दहन की बात चली रही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, दहन के बारे में समझते हैं। तो सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत है। और दहन की बात करें, दहन 2 तरीके का होता है, और दोनों केवल एक ही तरीका भी पढ़ाया जाता है, पढ़ना होता है। इंटर में जाओगे दोनों तरीका पढ़ने को मिलेगा। एक होता है अर्धदहन, एक होता है कंप्लीट यानी कि पूर्ण दहन। अर्धदहन जो चीजें होती हैं, चलो अच्छा, अर्धदहन में कोई भी चीज जब जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। अब कंप्लीट दहन जब होता है किसी चीज का, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मामला क्लियर, समझ में आया? दहन का एक हमने सूत्र लिखाया था जी, याद होगा तुम लोगों को, CHY प्लस X प्लस Y/4 O2 रिएक्शन XCO2 प्लस Y/2, ये Y है, थोड़ा सा डिजाइन बन गया, Y/2 H2O। ये है दहन का रासायनिक समीकरण। अब तुमसे कोई भी कार्बनिक यौगिक का दहन कह दे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन तुमसे पेपर में पूछ ले कि नहीं कार्बनिक यौगिक का दहन लिखिए, तो क्या करना है भैया? तुम्हें मेथेन पता है, एथेन पता है, ब्यूटेन पता है, एथिलीन पता है, एसिटिलीन पता है, सब पता है ना। पेपर में आ गया कि एथिलीन का दहन अभिक्रिया लिखिए, तो एथिलीन का फार्मूला नहीं जानते? एथिलीन में C2H4 होता है, C2H6 होता है एथिलीन, C2H4, तो C2H4 एथिलीन बोला जाए। हम तीनों का एक एक करके चारों का चेक करते हैं। X बराबर 1, Y बराबर 4 रखेंगे, क्या बनेगा भैया हमारा? मेथेन, C1H4, ये ना है, ये कौन सा है? मेथेन। पेपर में आएगा मेथेन का दहन करे, कुछ नहीं, मेथेन का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, X की जगह कितना, Y की जगह कितना, और प्लस 1 प्लस 4 O2 रिएक्शन, X का मान कितना? 1 CO2 प्लस Y का मान कितना है? 4/2 H2O। तो 4 2 दूना के 4, 4 1 कम 4, तो क्या भैया 1 लिखना कोई जरूरी है? नहीं। CH4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2O2 रिएक्शन CO2 प्लस 2H2O। ये किसका दहन मिल गया हमें? मेथेन का। अब देखो कंप्लीट दहन हो रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल रहा है। अगर हम बात करें सेम ऐसे ही, जैसे तुमने बोला एथिलीन का दहन आ गया पेपर में, एथिलीन की दहन अभिक्रिया लिखिए, क्या करोगे भैया? कुछ नहीं करने की जरूरत है। एथिलीन का फार्मूला तुमको साइड में पता होना चाहिए, C2H4। X की जगह कितना दिख रहा है? तुलना करो, 2, Y की जगह कितना दिख रहा है? 4, तो X बराबर 2, Y बराबर 4। जब इस सूत्र में X बराबर 2, Y बराबर 4 रख देंगे, क्या बन जाएगा? एथिलीन। तो बना दो जी, C2 सर जी हुआ, H4 हुआ, और प्लस 2 प्लस देखो 4/4 O2 रिएक्शन 2, X का मान कितना है? 2 CO2 प्लस 4/2 H2O। 4 1 कम 4, तो C2H4 2 और 1 3 O2 रिएक्शन 2 CO2 और प्लस 2 दूना के 4 2H2O। देखो बैलेंस है कि नहीं है? सब बैलेंस आएगा। कार्बन 2 है सर जी, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 दूना के 4 है, ऑक्सीजन 2 3 6 है, 2 दूना के 4 4 2 6, मिल गया ना। सब बैलेंस है, वो बैलेंस ही आना है, अनबैलेंस्ड नहीं आएगा। तो साधारण सी परिभाषा क्या है टिप्पणी इसकी? क्या रिपीट करें?
अब लेट आओगे तो रिपीट कर दीजिए। नहीं बताएंगे। देखो ये भैया दहन की बात हम यहाँ से बताकर यहाँ को बताने जा रहे हैं, तो कोई इसे रिपीट कर दीजिए। देख रहे कि बताने जा रहे हैं। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? जलाते हैं। जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन जाता है दीपक पाल? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त होता है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। ये रहा दहन का सामान्य सूत्र। इस सामान्य सूत्र की सहायता से किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम दहन निकाल सकते हैं। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, एथीन, एथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, एक्टाइन, कोई भी हो जाए, ठीक है। बस तुम्हें हाइड्रोजन और कार्बन का मान पता होना चाहिए, रख दोगे बन जाएगा। अब जैसे पूछ दिया गया कि मेथेन का दहन लिखिए, तो मेथेन का फार्मूला तुमको बचपन से पता है कि सर क्या होता है? CH4 होता है। यानी x की जगह कितना दिख रहा है? 1, y की जगह कितना दिख रहा है? 4। तो हमने x की जगह 1, y की जगह कितना रख दिया? 4। x की जगह 1, y की जगह 4 रखा। x बराबर 1, y बराबर 4। तो 4 एकम 4, 2 दूना के 4, कट गया। CH4 लिख दिया। एक और एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। एक लिखने से कोई फायदा है नहीं, बचा 2H2O। ये मिल गया कंप्लीट दहन मेथेन का। एथिलीन का दहन पूछ लिया हमसे। एथिलीन में x बराबर कितना रखेंगे? 2, y बराबर कितना रखेंगे? 4। x बराबर 2, y बराबर 4 इस सूत्र में रख देंगे तो C2H4 प्लस 2 प्लस 1 4/4 कट कर कितना बचेगा? 1 2CO2 प्लस 2H2। हो गया। और क्या दिक्कत इसमें? कोई समस्या है नहीं ना? बैठ जाओ टोपा जल्दी से। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं भैया? ये तो पूरी अभिक्रियाएं हुई, लेकिन याद करो पेपर में संक्षारण पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। अब बचा क्या है? संक्षारण बचा और विकृत गंधता बचा है हम लोगों के इस लेसन में। संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधता किसे कहते हैं, उसके बाद लेसन खत्म। जैसे होता है ना, तो डायलॉग चल रहा है, खेल खत्म, डाटा खत्म, खेल खत्म। वैसे ही यहाँ पर तुम लोगों का 2 हेडिंग पढ़ेंगे, ये लेसन क्या हो जाएगा? खत्म। मामला क्लियर? किसी को फिर से पूछना है कुछ तो बोल दो, तो आगे बढ़े हम। क्या पूछना है? बट इसकी हम बात कर रहे हैं। क्या फिर से इसमें क्या चीज? इसमें क्या पता है? बताओ, कोई तो बताए ना। 2-3 ठो है सभी, सबका दिमाग सूत्र में नहीं रखने आया तो बताओ कि सर ये सूत्र में नहीं आया, सूत्र में रखना फिर से सिखा दीजिए। अब परिभाषा नहीं आया तो परिभाषा सर जी नहीं आया, फिर से, अरे फिर से कहा, फिर से पूरा फिर से बताया, आधा फिर से बताएं, पूरा बतिया बोलो। देखो परिभाषा कुछ नहीं, किसी कार्बनिक यौगिक का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर, क्या कराने पर? दहन कराने पर। किसी कार्बनिक यौगिक का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त हो जाता। इसलिए कहते जब बता रहे हो तो कॉपी बंद करके दिमाग खोल के बोर्ड की तरफ ध्यान दो। तुम लोग कॉपी ले कैसे ऐसे रगड़ना शुरू कर देते हो। उसमें रगड़ के पक्का में रगड़ रही थी कभी से दिमाग की तरफ। एक्स बराबर, अब फार्मूला में रखना सीख लो। एसिटिलीन क्या कह दिया? चलो एक और देख लेते हैं। कहा कि एसिटिलीन का दहन लिखिए, तो एसिटिलीन का फार्मूला पता होना चाहिए ना, C2H2। अब कहोगे सर फार्मूला कैसे लिख दे रहे हैं? तो बच्चे भाई हमारे PSC में सब पीछे पढ़ा चुके जानते हो, तो तुम्हें सब फार्मूला याद होना चाहिए। अब फार्मूला में याद नहीं करवा सकते इसके लिए, ठीक है ना। एसिटिलीन का फार्मूला C2H2। अब इसका दहन कह रहा है तो x बराबर कितना दिख रहा है? 2। y के साथ में कितना दिख रहा है? 2। अभी यह मान उठाकर रख दो, यानी x बराबर 2, y बराबर 2। फार्मूले में रखो C2H2 प्लस 2 प्लस 2 बटा के 4O2 रिएक्शन 2CO2 प्लस 2 बटा के 2H2। सबको पता है 2 दूना के 4 C2H2 प्लस 2 प्लस 1/2 O2 रिएक्शन 2 1 कम 2 हो जाएगा कटकर 2CO2 प्लस H2O। जोड़ोगे 2 दूना के 4 1 5 C2H2 प्लस 5 बटा के 2O2 रिएक्शन 2CO2 प्लस H2O। चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, तो इसको हल कर दो, क्योंकि 10 भाग में कोई भी अणु की संख्या नहीं हो सकती भिन्न में।
इसलिए कितने से गुणा करते हैं सभी में, टोटल में दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे। कितने से? 2 से। तो 2 यहां पर आएगा 2C2H2 प्लस 2 गुणित 5 बटा के 2 O2 रिएक्शन 2 गुना के 4 CO2 प्लस 2 एकम 2 H2O। तो 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 2C2H2 प्लस 5 एकम 5 O2 रिएक्शन 4 CO2 प्लस 2 H2O। आ गया। किसी भी कार्बनिक यौगिक का कौन खटखटा रहा? किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? चलो तो पूछो, बताइए। अरे क्या बताए तो पूरा क्लियर करोगे तब तुम बताएंगे क्या बताना है। ये भैया अगली हेडिंग संचारण। अगली हेडिंग हम लोग क्या जानेंगे? किसी को समस्या अब तो नहीं रही, इतने एग्जाम्पल पर तो क्लियर हो जाना चाहिए। फेयर कितने लोगों की कंप्लीट अभी नहीं मिली है? फेयर नहीं कंप्लीट रहेगी बड़ी समस्या आ जाएगी लल्ला। हम लोग का 5वां की 6वां दिन चल रहा है। चलो जी, संचारण जानते हैं सर जी। संचारण किसे कहते हैं? याद करो, हमने बताया था, बना देते हैं पहले चित्र, उसके बाद आगे बताते हैं ना। चित्र हमने बनवाया था ना तुम लोगों। ये मान लेते लोहा है, लोहे के ऊपर क्या जम गया भैया? पानी की बूंद जम गई है, और यह पानी की जो बूंद है, इस पानी की बूंद वातावरण में है, और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन और O2, और कौन सी गैसें घूम रही हैं? CO2। O2 भी है, और कौन सी है? CO2 है। यह पानी जो है H2O जो है किसको ग्रहण किया? CO2 को, और CO2 को ग्रहण करके H2CO3 बना लेता है। यही इसकी चालकता को क्या करता है? जिसके कारण बगल में इधर क्या लगता है भैया? जंग लगता है। क्या लगता है? जंग लग जाता है। जंग का फार्मूला सर जी Fe2O3 इंटू XH2O। यह फार्मूला क्या लगता है? Fe2O3 इंटू XH2O। यह फार्मूला याद होना चाहिए। X का मान कुछ भी संख्या हो सकती है जी, क्योंकि जंग की थिकनेस, मोटाई, पतलाई के बारे में क्या पता है? क्या अननोन संख्या नहीं। कितने जल के अणु क्रिस्टल है उसमें अननोन है, इसलिए x लिख दिया जाता है। बाकी इतना समझाते हैं इसी पर क्या हुआ, कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागा, ग्रहण किया, सारी प्रोसेस तुमको पता चल जाएगी। पहले जंग लगता कैसे? ये लोहे की छड़ है। जब किसी धातु को, चाहे वो लोहा हो चाहे कोई भी, जब किसी धातु को नमी में हम रखें, नमी या फिर वायु, नमी तथा वायु, अथवा हम इसको रासायनिक पदार्थ में रख दें, नमक में रख दें, सल्फ्यूरिक अम्ल गिरा दें, ठीक है ना। तो जब किसी पदार्थ को नमी तथा वायु अथवा रासायनिक पदार्थ की संपर्क में रखा जाता है तो यह धीरे धीरे क्या होने लगती है? क्षय होने लगती है। क्षय मतलब खत्म, ठीक है ना, झड़ने लगती है। जैसे धीरे धीरे क्षय होने लगती है, जिससे यह क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और भंगूर, कमजोर का मतलब नरम। अब भंगूर को जब ऐसे तोड़ेंगे ना तो इसमें चट टूट कर झड़ने लगेगा, जिसके जंग होंगे, ठीक है। तो कमजोर और नर्म हो जाती है, जिसके कारण जिस क्रिया को हम क्या कहते भैया? संचारण कहते। मामला समझ में आ गया? जैसे नर्म कमजोर हो जाती है और क्षय होने लगती, तो उल्टा बोल दिया, क्या रिपीट कर रहे हैं? सुनो, जब किसी धातु को हम वायु या नमी के संपर्क में जब रखते हैं अथवा रासायनिक पदार्थ के, तो वह धीरे धीरे क्षय होने लगती है, जिससे वह नर्म हो जाती है, नर्म होगी, कमजोर अथवा क्या हो जाती है? भंगूर हो जाती है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वह संचारण की क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? संचारण की क्रिया के रोकने, बस इतना तुमसे पूछेगा, संचारण किसे कहते हैं? हो गया, इतना बात खत्म संक्षिप्त टिप्पणी में। अब संचारण के रोकने के उपाय हमने लिखवाए होंगे। ये चित्र है, देखो भैया कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताते हैं। इसके पूरे बारे में पूरा विस्तार से लिखवाया था कि जब किसी धातु की छड़ के ऊपर
जल की बूंदें क्या करती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें इस जल में घुल जाती है और जल में घुल के इसकी चालकता को बढ़ा देती है और चालकता बढ़ जाता है, जिससे धातु धीरे धीरे क्या होने लगता है, एनोडी हो जाता है और यह धीरे धीरे संचारित होना प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब त्यागने की प्रक्रिया समझो जी, पूरी इस तरीके से होती है। जो Fe है पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है, Fe पर 2 प्लस बनाता है 2E पर माइनस। जो जल है, जल H2O, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन तोड़ता है, त्याग कर क्या बनाता है, H पर प्लस OH पर माइनस, यही बनाता है ना। यह जो 2E है कौन ग्रहण करता है, H पर प्लस 2E ग्रहण करके 2 हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। और बचा हुआ Fe पर 2 प्लस, Fe पर 2 प्लस किसके साथ संयोग करता है, OH पर माइनस के साथ संयोग करके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर FeOH बना, उधर है FeOH का होल का ट्वाइस चल बनता है और कुछ ही समय बाद FeOH का होल का ट्वाइस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe होल के Fe, या स्वतः अपने आप FeOH का होल का ट्वाइस कन्वर्ट किसमें होता है, FeOH के होल के ट्रायस में, जो अपने आप टूटकर जंग में FeOH का होल का जो ट्रायस है टूटकर किसमें जाता है, Fe2O3 प्लस किसमें निकल जाता है, H2O में, और यही जंग क्या करता है, बन जाता है। क्लियर हुआ। ये जंग की पूरी प्रोसेस है, इतना विस्तार से इतना लिखा है, उस समय का इतना नहीं लिखना होता, बस संचारण किसे कहते हैं उतना लिख दिए, और चित्र याद है तो चित्र बना दो, हो गया है मामला खत्म। नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत है, क्योंकि चित्र नहीं कहता बना, इसलिए संचारण किसे है उसको लिख दो। अब संचारण के बचाव के उपाय सुनो, समझाया जाए। पहला नंबर, हम इसके ऊपर तेल लगा सकते हैं, धातु के ऊपर क्या करके, तेल लगाकर। अगर धातु के ऊपर तेल लगा देते हैं तो धातु क्या हो जाती है, संचारण से, नमी से बच जाएगी। दूसरा नंबर, पेंट करके, अगर धातु के ऊपर क्या पोत दिया जाए, पेंट, जैसे ये धातु के ऊपर पेंट पोता गया तो क्या जंग लग रहा है, नहीं, तो जंग के बचाव के उपाय में हम पेंट लगा सकते हैं। दूसरा, अगला नंबर, गैल्वेनीकरण बनाना। गैल्वेनीकरण बनाने की क्रिया क्या भैया, कि जब किसी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाए, सुनो ध्यान से, ये धातु है, धातु की छड़ है जी, इस धातु की छड़ के ऊपर किसकी परत हम चढ़ा दें, जिंक की परत अगर हम चढ़ा देते हैं तो जिंक की परत चढ़ा देने की क्रिया इसकी क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। और यह गैल्वेनीकरण बनने के कारण ये जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन ग्रहण कर लेता है, जिंक ग्रहण कर लेता है, जिंक ग्रहण कर लेता है। और जिंक ग्रहण करने के कारण इस पर संचारण की प्रक्रिया बिल्कुल ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इसी क्रिया के और नाम दिया जाता है यसद लेपन। कौन सा नाम दे दिया जाता है, यसद लेपन नाम दे दिया जाता है। यसद लेपन क्या है, तो धातु की छड़ के ऊपर जिंक का लेप करना ही क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल बना दे, गैल्वेनिक क्रिया करा दे, किसी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो धातु संचारण से बच जाएगा। अगला नंबर, नाइक्रोम का लेप। किसका लेप, नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम के मिश्रण का जो बनता है लेप, उसका लेप अगर किसी धातु के ऊपर कर देते हैं तो वो भी संचारण से क्या करता है, बचा देता है। तो संचारण के बचाव के उपाय यदि पूछा बिना हेडिंग दिए तो क्या क्या लिख सकते हो। पहला नंबर, अपने हिसाब से पेंट करके, धातु के ऊपर क्या कर दी जाएगी, पेंट करके हम धातु को संचारण से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे हमारे स्टैंड के ऊपर देखो पेंट लगा पड़ा है तो संचारण से बचा हुआ है। अगर तो पॉइंटर डाल कर बता रहे हैं। अगला नंबर भैया, तेल या ग्रीस लगाकर संचारण से बचाना, किसी भी धातु को उसके ऊपर क्या लगा दो, तेल या ग्रीस। देख रहे हो बाइकों में जो बैरिंग है, बैरिंग जो गाड़ियों में लगी होती है, जो तुम्हारी साइकिल का जो चक्का घूम रहा है जहां से, वहां पे क्या डाला जा रहा है, अक्सर ग्रीस या तेल डालते हो ना। ग्रीस या तेल ना डालो, सुखा जाए, फिर देखो चलेगी तो कड़कड़ 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 भड़बड़ चलेगी, और वो चलेगी टाइट चलेगी। आप कुछ ही समय बाद जब छर्रा फूट जाएगा दोनों तरफ पैडल चलने लगती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए उसमें हमें क्या डालना पड़ता है, तेल और ग्रीस डालना होता है, जिससे वो नरम रहे और चलने में आसान रहे और जंग ना लग सके। अगर जंग पकड़ लिया बैरिंग में, छर्रे में, तब वो साइकिल को चलने में क्या होगी, बड़ी मुश्किल होगी। साइकिल, बाइक, ट्रेन का चक्का कोई भी हो, हर एक में ग्रीस तेल डालना अनिवार्य है,
मामला समझ में आया। आगे अगर हम बात करें तो नाइक्रोम का लेप लगाया जा सकता है सर जी। निकिल और क्रोमियम के मिश्रण को क्या कहते हैं? नाइक्रोम कहते हैं। और नाइक्रोम के मिश्रण को लेप लगा देंगे तो भी वह संक्षारण से क्या होगा? बच जाएगा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह गैल्वेनीकरण है। गैल्वेनीकरण, किसी धातु के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो धातु का संचार पूर्णतः क्या हो जाता है? रुक जाता है, क्योंकि धातु के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन। देखो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है भैया। यहाँ पर सबसे पहले धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब तो जाकर वो जल के साथ संयोग करेगा, और संयोग करेगा तो बनाएगा वो OH, चाहे जो भी बनेगा तुरंत बना लेता है जंग। फिर जब इलेक्ट्रॉन त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ग्रहण न करके कौन ग्रहण कर लेता है? जिंक। तो इस ऐसे ही ग्रहण करते गैल्वेनीकरण बन जाता है, गैल्वेनिक सेल, जिसके कारण धातु का संचार पूर्णतः रुक जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन। कोई दिक्कत? यह संचारण के बचाव के उपाय है। लास्ट हेडिंग हम लोगों की इस लेसन की है विकृत गंधता। समझ में आती जा रही है? यह ज्यादा फास्ट हो रहा है। यह साथ देखो 6 दिन लगा हम लोगों का, ये 6वां दिन चल रहा है। 6 दिन में अगर एक लेसन खत्म करेंगे तो 6 चौको 24। लेकिन तुमको भी पता है कि लास्ट लेसन लंबा है और यूपीएससी लेसन क्या है? लंबा है। तो उसमें हम लोगों को ज्यादा समय भी लग सकता है, 7-8 दिन भी लग सकता है। तो पूरा रिवीजन चल रहा है यह क्लास। जो लोग नए हैं, थोड़ा सा अगर फेयर नहीं है तो फेयर या फिर कहीं से भी किताब या व्यवस्था करके बच्चा अपना काम कंप्लीट करो, जिसका फेयर नहीं बना। जो भी ये चल रहा है हम लोग का यह जो कार्यक्रम, यह रिवीजन क्लास चल रहा है। चलो भैया लास्ट हेडिंग विकृत गंधता। विकृत गंधता मतलब जिसको हम कहते हैं बदबू। जैसे नाम है खुशबू, उसको क्या किया करके उसका पर्यायवाची बुलाया जा सकता है? बदबू। ठीक है। तो यहाँ पर विकृत गंधता क्या है कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ, सुनो, जब कोई भी खाद्य पदार्थ किससे मिलकर बना भैया? तेल या वसा से मिलकर बना हो और उसको लंबे समय तक रख देते हैं तो वह धीरे धीरे ऑक्सीकृत होती है। क्या होती है? ऑक्सीकृत होती है। तो उसमें से एक अलग प्रकार की क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। उस खाद्य पदार्थ में से एक बदबूनुमा गंध आने लगती है, सड़ने की गंध आने लगती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। परिभाषा कोनो कठिन नहीं है, सब जानते हो। बना के हम कहेंगे जाकर मैं पूरी बैठ के छान के बना के लिखे। मामला क्लियर हुआ भैया? चलो फिर से सुनते हैं जी। विकृत गंधता किसे कहते हैं? जब कोई खाद्य पदार्थ तेल वसा से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो उसको जब हम लंबे समय तक रख देते हैं तो वह धीरे धीरे हवा में ऑक्सीकृत होता है, जिसके कारण उसमें फफूंदी जमने लगती है। पहले क्या आती है? विस्तार करोगे तो ऐसे करो, फफूंदियां जमने लगती है और फिर उसमें से बदबू आना प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता। उसमें से एक अलग प्रकार की गंध आती है या बदबू आना प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। कोई कठिन है क्या? मामला निपट गया, समझ मामला आ गया? कोई और दिक्कत समस्या हो तो बताओ। ये पूरी छानी गई है, देखो गोल गोल। ये पूरी किस चीज से बनी है भैया? तेल या वसा से। आज कल रख दोगे 2-3 दिन तक ठीक रहेगा। कुछ दिन बाद देखोगे धीरे धीरे फफूंदियां जमने लगेगी, इसको फफूंदी टाइप जमने लगेगी। पहले सुनो, महकेगा, कुछ पदार्थ महकने लगता है अब उस पर पहले फफूंदी आ जाएगी। अब फफूंदी आते इसकी गंध अलग महकने लगेगी। खाना खाने, गर्मी में जब खाना खाने जाते हो सुबह का शाम में, तो उसको सुनते हो ना कि कैसा महक रहा है, नहीं महक रहा है। तो महक से पहचानते ना है कि बिगड़ा है या खाना बचा है। जाड़े में तो कल का आज तक बचा रह जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन गर्मी में सुबह का शाम में मामला खत्म, क्योंकि टेम्परेचर किण्वन याद है ना? किण्वन की क्रिया सामान्य ताप पर नहीं होती, 25 से नीचे पर। टेम्परेचर 25 से 35 के बीच होना चाहिए और गर्मी में 30-35 से कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो किण्वन की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है गर्मी में, और ठंडी में किण्वन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। इसलिए ठंडी में खाना आराम से सड़ता है और गर्मी में फास्ट सड़ता है। ठीक है ना? इसलिए गर्मी में, ठंडी में 2 रोटी बढ़ा के खा लोगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई गर्मी में 2 रोटी बढ़ाकर खा लिए तो फर्क पड़ जाएगा शरीर पर। ठीक है ना? तो इसमें से एक अलग बदबू और गंध आने लगती है
तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है ना। इसमें तेल और वसा ऑक्सीकृत होती है और ऑक्सीकृत होने के कारण इसमें से बदबू आना प्रारंभ हो जाती है। मामला क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। अब क्या बचा हम लोगों का, बता दो जी इस लेसन में। मतलब इसको कैसे विकृत गंधता के बचाव। अच्छा, विकृत गंधता के बचाव के उपाय बचा है। तो विकृत गंधता के बचाव के उपाय क्या कर सकते हैं भैया, बता दो। फ्रिज, ठंडे जगह में इसका बचाव का उपाय नहीं देगा। हालांकि कोई भी चीज बनी है तो बिगड़नीता है, कुछ ना कुछ समय बाद बिगड़ेगी। लेकिन इसके बचाव का उपाय क्या है? ताप न्यूनतम हो 25 डिग्री से कम, फ्रिज में रख सकते हैं भैया। अगला नंबर क्या कर सकते हैं हम इसमें बता दो। खुले स्थानों में, ठंडे स्थानों पर रख सकते हो। फ्रिज या ठंडा स्थान हो गया। हवा के संपर्क में ना आए, पैक करके रख सकते हैं ताकि हवा के संपर्क में लंबे समय तक न आ सके। हवा के संपर्क में भी ज्यादा आएगा तो भी बिगड़ने की संभावना होगी। मामला क्लियर हुआ? तो चलो यहाँ पर हम लोगों का फाइनली लेसन क्या होता है? हाँ, प्लास्टिक वाले में भी रखते हैं लोग, लेकिन प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है? जो प्लास्टिक के कण है ना, जो प्लास्टिक वो धीरे धीरे उसके कण, उस माइक्रो और छोटे छोटे कण खट्टे के कारण, अचार कैसा होता है? खट्टा। खट्टे होने के कारण धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक उस अचार में चले जाएंगे और उसी को हम खाएंगे तो हमारे जाकर पेट में समस्या उत्पन्न करेंगे, भिन्न बीमारियों को उत्पन्न करेंगे। कांच के ग्लास में लंबे समय तक कितना भी अचार रख दो कोई भी दिक्कत फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। जो कांच है ठंडे से ये नहीं होगा तो उसको धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन प्लास्टिक के जो अचार के जो डब्बे होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। देखोगे प्लास्टिक के डब्बे में रखे हुए अचार के जो डब्बे होते हैं वो धीरे धीरे कुछ में पचकने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। कारण क्या है कि उसके माइक्रो प्लास्टिक धीरे धीरे अचार में जाने लगते हैं। इसी वजह से पानी, बोतल में जो पानी बिकता है मार्केट में, देखोगे उस पर एक्सपायरी डेट आता है तो क्या लग रहा है कि पानी का एक्सपायरी डेट होता है? नहीं, पानी का एक्सपायरी डेट नहीं होता, वो बोतल का होता है कि बोतल अगर इतने लंबे समय तक पानी के संपर्क में है तो बोतल के जो कण है, पानी के जो कण जो प्लास्टिक के, वो पानी में घुल चुके, पानी खराब हो चुका होगा, इसलिए उस पर एक्सपायरी डेट लिखा जाता है। मामला समझ में आ गया? हाँ, कहानी पता होगा। क्लियर हुआ भैया? कोई समस्या? कुछ इस हेडिंग में पूछना इस लेसन में तो पूछ लो। अब आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, आप घटन ही बार पूछ रही थी इस कब्बे के साथ से, अब घटन पूछे बताई रहेगी। देख लो भैया, आपको घटन एक बार फिर से आपका घटन। अब घटन का मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को उष्मा देने पर, क्या देने पर? उष्मा या ताप देने पर, किसी कारक को लगाने पर दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है, परंतु उस कारक को हटाने पर पुनः वह अभिकारक में परिवर्तित नहीं होती है, मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हमें अपघटन की अभिक्रिया कहते। मामला क्लियर हुआ जी लड़कों? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? क्या दुखी पूछो तो आगे खत्म मामला। आगे हम लेसन स्टार्ट करेंगे। अर्धदान नहीं, तुम लोग अर्धदान में जब कार्बन डाइऑक्साइड बना था वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा जलवाष्प। बस बताओ जी, क्या पूछना किसी को? और वही वाला सेम उधर भैया टोपा पीछे कुछ पूछना इस लेसन से है? तो फाइनली हम लोगों का फिर से यह जो रासायनिक अभिक्रिया जो लेसन था यह क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। धमाकेदार हिस्ट्री याद है ना? बार बार पीएच, पीओएच, अम्ल, क्षार, यही परिभाषा पेपर में हम लोगों को मिल रही थी जब पेपर हल कर रहे हैं। और जिसने भी पेपर का वीडियो नहीं देखा, पेपर नहीं पढ़ा या पेपर भूल चुका है, 10 सेट अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसमें लिखा गया क्लास 10 अनसॉल्व पेपर, ठीक है ना? अनसॉल्व पेपर पूरा लिखा पड़ा है प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट अपलोड है, वहां पे 10 सेट है पूरा बना हुआ। 10 सेट को देखकर अनसॉल्व पेपर है तुम्हारे पास, मैच करा कर उसको हल कर लोगे। और 10 सेट हल कर लिए और ये 30 दिन का यह जो रिवीजन क्लास चल रहा है इसको रिपीट कर लिए तो कहीं नहीं गया, 20 में 20 ये गारंटी है। हाँ, अगर तुम्हारे पर लिख कराओगे तो अब काफी में पूरा छोड़ कर आगे कैसे, जब तुम गए थे पेपर दिए तो नहीं आया 20 में 20 हमारा, अब तुम लिखवा नहीं गया तो 20 में 20 कहां से आएगा? ठीक है, मामला क्लियर हुआ? तो तैयार करो, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे कल अम्ल, क्षार एवं लवण।